welcome to Java class. This is Ramesh Kumar Singh, faculty of SNSRKS College, Sayarsan, BCA department. Content is recorded for online class purpose. एक्चुअली अभी जो हमारा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उस लॉकडाउन पीरियड में कॉलेज के बंद होने की वजह से हम लोगों को ऑनलाइन क्लास करने की भी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं कितना दिन रहेगा और सिलेबस को हमको कंप्लीट भी करना है। तो हम आपको यहाँ पर जावा क्लास जो मैप के मदद से पढ़ाएंगे और जैम ऐप के साथ साथ आपको जो भी रिकॉर्डेड कंटेंट होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको मैं ये यूट्यूब पे भी डालूंगा, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे डालने का एक फैसिलिटी है कि अगर आपको मैं यूट्यूब पे डाल के दे रहा हूँ तो आप जो है उस चीज को रिपीटेड मोड में देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर उसको देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ओके। और ये जो लेक्चर है BNMU BCA डिपार्टमेंट के किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, आप मेरे साथ जूम पे भी जुड़ सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आप बिना झिझक का आप कुछ भी कभी भी मुझसे पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, ठीक है। और तो आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो ये जावा क्लास है, जावा एक्चुअली 5th सेमेस्टर का पेपर है, 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। अब 5th सेमेस्टर में इसको पढ़ना है और हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वो है कोर जावा, ठीक है। अब कोर जावा को हमको पढ़ना है यहाँ पर। अब इस कोर जावा को पढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा आज का स्टार्टिंग क्लास है तो इसको हम लोग जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आता है कि अगर हम जावा को शुरू करेंगे तो कुछ हमने अपने कोर्स मटेरियल मैंने बना रखे हैं, मेरे को सारे कोर्स मटेरियल यहाँ है। लेकिन बात आता है जब आप जावा को शुरू करना चाहते हैं तो जावा को पढ़ने से पहले हमारे पास सबसे पहला चीज आता है कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि आप लोग 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और हम जानते हैं कि अगर आप 5th सेमेस्टर में आए हुए हैं तो C++, .NET वगैरह पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। हमने C पढ़ लिया है, C++ पढ़ लिया है, .NET तक पढ़ लिया है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग काफी हद तक अवगत है और इसलिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी इसे पढ़ने में। और सबसे बड़ी बात जो हमारा जब जावा का हम बात करते हैं तो ये काफी फैमिलियर है C++ से, इसलिए जिसका C++ क्लियर है उसको तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा। और हम उसी को दिमाग में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किए हैं कि स्टूडेंट अब जो वो C++ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो एक्चुअली C का भी क्लास जो चलेगा तो C का भी मैं जो है लेक्चर इस पे डालने की कोशिश करूंगा। तो आप प्लीज अगर आपने जावा नहीं पढ़ा है, सॉरी सी को ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आप कम से कम सी को बेहतर तरीके से क्लियर करें, क्योंकि अगर आपका सी क्लियर होगा तो फिर जावा को पढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए सीधी सी कॉन्सेप्ट आती है, फिर यहाँ पर जावा जो हम पढ़ेंगे वहां पे भी वही बात होगा, डाटा टाइप्स होगा, वेरिएबल्स होगा, ठीक है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होगा, लूपिंग होगा। जैसा कि आपको मैं एक बार नीचे करके ही दिखा देता हूँ। देखिए इसमें क्या सब है, हाउ टू प्रिंट मैसेज, जैसे प्रिंट एफ पढ़ा था मैंने, सिस्टम डॉट प्रिंट पढ़ेंगे। यहाँ पर डेटा टाइप, वेरिएबल, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, हम हाउ टू गेट डेटा, उसके बाद ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में इफ एल्स, एल्स इफ, लूप में फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, जंप स्टेटमेंट में ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, क्लास, इतना चीज देख रहे हैं, सारी वर्ड आपको सुनी हुई लग रही होगी। तो कहानी है इसीलिए C++ से मिलता जुलता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम प्रैक्टिस करें। पढ़ाएंगे तो हम हर टॉपिक को, लेकिन हम प्रैक्टिस बहुत कम करेंगे जो बेसिक चीजें हैं उसमें। लुक तक हमारा जो मेन टारगेट चालू होगा वो होगा आपको एक्चुअल क्लास लेवल से, लेकिन फिर भी मैं कवर सबको करूंगा। और क्योंकि जो सबको कवर करूंगा तो आप रिपीट मोड में उसको देखिए और रिपीट मोड में देखने के बाद आप उससे जुड़े हुए सारे प्रोग्राम को बनाइए और कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अगर C++ नहीं आता है तो आप जावा नहीं सीख सकते, सीख सकते हैं, बस थोड़ी सी क्या होगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। जो मेहनत आपको C में करना था वो मेहनत अब आपको यहाँ करना होगा। आप जानते हैं कि अगर आपको C पढ़ रहे थे तो 6 महीने पढ़ने में, 9 महीने पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइमिंग अगर लगता है पढ़ने में, किसको लगता है, C में, क्योंकि आप वहां पर फैमिलियर नहीं होते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। लेकिन आज के डेट में जब हम 5th सेमेस्टर में आ गए तो हम इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देख लिए हैं कि अगर मुझे कुछ नहीं भी आता है तो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से तो कम फैमिलियर है ना, ठीक है। तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि आप 5th सेमेस्टर में आ गए हो। फिर भी आप किसी भी सेमेस्टर में हो, जावा पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए किसी भी सेमेस्टर की जरूरत नहीं है, आपको बस मन लगना चाहिए, आप जावा पढ़ सकते हो। तो चलते हैं हम अपने जावा के नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं।
तो कहता है इंट्रोडक्शन टू द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला चीज जावा का इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद कहता है व्हाट इज जावा, एडवांटेज ऑफ जावा, उसके बाद कहता है जावा हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड जावा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडी ऑफ जावा, हाउ टू स्टार्ट जावा प्रोग्रामिंग। इतना चीज, 6 चीज को मैं आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहला चीज शुरू करते हैं हम लोग जावा से। ये नोट्स भी जो है आपको व्हाट्सएप या गूगल क्लासरूम की मदद से मिल सकता है। आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। जावा इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बात तो क्लियर है। डेवलप्ड बाय जेम्स गॉस्ली, इसलिए इसे डेवलप करने वाले जो थे वो जेम्स गॉस्ली थे। किस ईयर में किया था? 1991 में। एट सन मैक्रो सिस्टम इनकॉर्पोरेशन। विनोद खोसला वाज को-फाउंडर ऑफ सन मैक्रो सिस्टम, ये उनके को फाउंडर थे। जावा इज परचेज्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन ऑन 27 जनवरी 2010 को। ये आया तो था 1991 में, 1991 में, लेकिन 2010 में इसे जावा ने तो ओरेकल ने परचेज कर लिया। तो अभी जो है ओरेकल की प्रॉपर्टी है जावा। इट इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आता है जावा है क्या? जावा इज ए फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कहने का मतलब है जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप गूगल पे रिसर्च करने के बाद, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो रिसर्च करेंगे ही, रिसर्च करनी अच्छी बात होती है, तो मैं इस लाइन को क्लियर कर दूं। फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि ऑब्जेक्ट और क्लास के संदर्भ में हर चीज लिखा जाता है, जहां पर कि बिना ऑब्जेक्ट और क्लास का कोई भी कंटेंट नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट मैं आपको बता दूं कि जावा इज नॉट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली, बट आपको इसका बर्डन नहीं लेना है। आप बस यही कहिएगा जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको रीजन बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बस रिमेंबर रखिएगा कि कभी अगर किसी से डिस्कशन हो जाता है कि जावा इज नॉट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो भी सही है और आप भी सही है। जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोनों का रीजन आपको मैं भी क्लियर कर देता हूँ। होता यूं है कि देखिए जावा में हर चीज जो है क्लास से ही बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट से ही बिलोंग करता है। लेकिन जावा जो है आपको कुछ चीज सपोर्ट कर देता है, जो है आपका बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ठीक है, बाइट, शॉर्ट। तो एक्चुअली ये सब जो है इसको किसी क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ भी जो चीजें हैं वो क्लास से बिलोंग नहीं करती है। कुछ भी, कोई भी बेसिक डेटा टाइप किसी क्लास से बिलोंग नहीं करता है। तो यहीं पे ये लैक आता है इसमें थोड़ा सा कि बेसिक डेटा टाइप अगर सपोर्ट करता है डाटा टाइप को जावा, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को ब्रेक करता है, क्योंकि इन लोगों का कोई क्लास नहीं है। इन एंटिटीज का मतलब जो बेसिक डेटा टाइप्स है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कैर, वो सारा चीज उसका जो है कोई भी आपको बेसिक डेटा टाइप का क्लास नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन अगर हम इस संदर्भ में आ जाए कि हम कहते हैं कि ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाँ है, क्योंकि जब बेसिक डेटा टाइप की भी आप बात करते हो ना, तो हर बेसिक डेटा टाइप के रिगार्डिंग इसने एक क्लास दे रखा है, दैट इज कॉल्ड रैपर क्लास। जैसे इंट के लिए इंटीजर दिया है, तुम उससे भी इंट के सारे काम कर सकते हो। फ्लोट के लिए फ्लोट दिया है, बड़ा वाला हो जाता है। तो डबल के लिए डबल दिया है, उसका कैपिटल डी होता है। तो मतलब हर बेसिक डेटा टाइप के अगेंस्ट इसने प्रोवाइड कर रखा है आपके लिए क्लास। आप चाहे तो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर में ही काम कर सकते हैं। लेकिन होता यूं है कि अगर आप उस क्लास का इस्तेमाल करने के लिए जाइएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसको अगर आप यूज कीजिएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जहां पे हम बेसिक डेटा टाइप से काम इजीली कर लेंगे, वहां पर अगर उसकी रैपर क्लास का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा बात जो होता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए जावा ये जो है अच्छे चीजों के लिए उसे रोका नहीं है, लेकिन अगर जावा से रोक दे तो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। बात क्लियर कि जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन बीसीए लेवल पर हमें यही पढ़ना है कि जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डेवलप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। ये जो इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट इज यूज्ड टू डेवलप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है, मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ऑन द प्रिंसिपल राइट वंस एनीवेयर, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑन द प्रिंसिपल राइट वंस यूज एनीवेयर। एक बार कोड कर लो और इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो। जब इस मुद्दे को अभी अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो मैं कर ही लेता हूँ। चलिए मैं इसको डिस्कस ही कर लेता हूँ। व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? तो जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अगर बात आया है तो सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी अगर इसकी बात करते हैं, इसकी जो सबसे बेस्ट फीचर है, दैट इज जावा का जो सबसे बेस्ट फीचर है वो यही आता है, वो है आपका जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला चीज कहता है
कि ये है मेरे सिस्टम का आर्किटेक्चर, जहां पर मेरे पहले सेक्शन में देखिए आपको हार्डवेयर होता है, उसके बाद क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम जनरली पढ़ते हैं तो ये होता है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किसके साथ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, फिर यही चीज जो होती है हार्डवेयर ओएस को देता है और ओएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देता है। ये अगर हम किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब होता है कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली ओएस के लिए बना हुआ हो। जब ओएस के लिए बनेगा तो फिर कहानी आ जाती है कि अगर कोई विंडोज के लिए बना हुआ है तो विंडोज का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो अलग है, राइटिंग रीडिंग मोड अलग है, तो फिर विंडोज वाला लाइनेक्स पे नहीं चलेगा, विंडोज वाला लाइनेक्स पे नहीं चलेगा, मैक पे नहीं चलेगा, किसी अदर ओएस पे नहीं चलेगा, वो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विंडोज के लिए बना हुआ है तो सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलेगा। बात समझ गए? क्योंकि उसे विंडोज के रिगार्डिंग कंपाइल करके सिखाया गया है हाउ टू कम्युनिकेट विथ विंडोज। ओके, उसी तरह से अगर मैक के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाए हो तो उसको सिर्फ ये बताया गया है कि हाउ टू इंटरेक्ट विथ मैक। तो मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी मतलब ओएस डिपेंडेंसी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, ओएस पे डिपेंडेंट हो जाता है कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओएस पे करेगा। और ये जो मैंने बनाया है इसके लिए जरूरी है कि आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट ही यूज करें। जैसे अगर हम कोई बनाते हैं एमएस वर्ड के टाइप का सॉफ्टवेयर, जो कि हम बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं, हम बनाए हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए। तो फिर मजबूरी हो जाएगी कि आप एक तो सॉफ्टवेयर का पैसा लोगे जो सॉफ्टवेयर आप बनाए हो, उसके बाद जो तो आपका क्लाइंट है उसको क्या खरीदना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सॉफ्टवेयर भी खरीदना पड़ेगा। तो एक तो पैसा आपको दे, दूसरा पैसा उसको दे, तो कॉस्टिंग उसको तो ज्यादा पड़ गया ना। तो इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, जो कहता है कि जिसके लिए बना दिए वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए। इसमें डिपेंडेंसी हो जाती है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी हो जाती है तो इसी को कहते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। तो जनरली जितने अवेलेबल देखते हो ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट ही है। अभी तक जो मैंने मार्केट में सबसे ज्यादा चलते हुए देखा है जैसे डॉटनेट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है, वो डिस्कशन काफी लंबा हो जाएगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो नहीं, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है उसमें, वो अपने आप में उस चीज का काम नहीं कर सकता है, पहला काम। दूसरा बात, अगर उसका बुक लिखता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है वो, तो वो ये मायने में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी लिखता है डॉटनेट को कि आप उसके विंडोज के कई वर्जन में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कहानी है कि विंडोज का बना हुआ सॉफ्टवेयर मैक पे डायरेक्टली कभी नहीं चल सकता है, वो चलता है थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने लैपटॉप पर ही जो है ना ड्रीमवीवर इस्तेमाल कर, ये क्या कहते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप एक्चुअली बनी हुई मोबाइल के लिए है, लेकिन हम तो उसको अपने लैपटॉप पे भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो मतलब जो लैपटॉप ये जो है ना अपना मोबाइल में जो एंड्रॉइड जितने भी एप्लीकेशन है उसको हम चला सकते हैं अपने सिस्टम में, लेकिन बस क्या होता है वर्चुअल डिवाइस बनाना पड़ता है। तो ये एक अलग टेक्नोलॉजी की बात हो जाती है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इसमें नहीं है। हम कहते हैं डायरेक्टली किसी और का जरूरत नहीं है हमको, बस डायरेक्टली हम ही हैं भाई, हम जहां जाएंगे वहीं चालू हो जाएंगे। हमको बोलोगे हम हिंदी बोलने लगेंगे, हमको बोलोगे हम इंग्लिश बोलने लगेंगे। ये नहीं है कि अब हम गए तो हम अब आगे के लिए क्या करते हैं, ये हिंदी इंग्लिश बोलने वाला ट्रांसलेटर उठा कर रख लेते हैं, तो फिर कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो थर्ड पार्टी के बिना, मैं बोल रहा हूँ बिना थर्ड पार्टी के अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी ओएस से, तो उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो बात आता है अभी डॉटनेट की मैंने बात की, दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, लेकिन जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब अगर आप जावा का सॉफ्टवेयर बना लो, किसी भी मशीन पे बनाओ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से बनाओ, एक बार वो सॉफ्टवेयर बना लोगे तो फिर वो ओएस डिपेंडेंट नहीं है। आप भलो ही माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज यूज करते हुए कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए हो, मतलब कोई प्रोग्राम बनाए हो, आप सेम प्रोग्राम को, सेम कोड को उठाओ, मैक पे ले जाओ, मैक ओएस पे, और वहां पर एप्पल का जो मैक है उस पर रन करवाओगे, आराम से रन हो जाएगा। आप उसी चीज को लाइनेक्स पे ले जाओ, रन करवाओ, आराम से रन होगा। यूनिक्स पे ले जाओ, आराम से रन करेगा, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी जावा के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी जो है नहीं होती है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसकी डिपेंडेंसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं होती है, तो उसके लिए आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्यों नहीं होती है। तो इसका जो रीजन है वो रीजन है आपका ये जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। एक्चुअली होता यूं है कि जावा कभी भी जो सॉफ्टवेयर बनाता है ना, वो कभी भी इंटरेक्ट ओएस से भी नहीं करता है। इसके इंटरेक्शन के बीच में अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओएस के बीच में जेवीएम आ जाता है। ये जावा का ही एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर ओएस के ऊपर आता है, और जावा का कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप चलाते हो तो वो इसी पे चलता है। जैसे कि डॉटनेट फ्रेमवर्क,
.NET फ्रेमवर्क भी वही करता है, ठीक है, वो अभी तक कंप्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर पाया है, लेकिन JVM जस्ट उसी के जैसा है, वो बीच में आ जाता है। अब तो JVM कहता क्या है, हम OS से इंटरेक्ट कर लेंगे भाई, और जावा एप्लीकेशन तुम हमसे इंटरेक्ट करो। तो कहानी क्या है, तो JVM जो है जावा की बात समझता है, और आपका जो कोड बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, जावा से बना हुआ है। अब JVM इंटरेक्ट कर सकता है किसी भी जावा से, लेकिन जब बात आती है JVM को इंटरेक्ट करना है OS से, तो इस केस में आप एक चीज याद रखिएगा, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। होता यूं है, ये जो JVM है ना, ये बहुत वर्जन में अवेलेबल है। आप JVM इंस्टॉल करना हो तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, जिस विंडोज को इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसका JVM आपको इंस्टॉल करना होगा। फिर आपका जो जावा फाइल है उस JVM से इंटरेक्ट करेगा, और वो जो स्पेसिफिक JVM है वो OS से इंटरेक्ट करेगा। तो इस वजह से होगा क्या, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी चीज सिस्टम पे चलेगा, क्योंकि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो जानता ही नहीं है कि OS कहाँ है। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो सिर्फ जानता है किसको, JVM को। बाकी JVM तो हमने आपको बता ही दिया कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए JVM क्या होता है, अलग अलग होता है। तो JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इसका होगा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ गए, जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो इससे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है, इससे जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है वो क्या है, जब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना करके किसी को दोगे तो उसको ये मजबूरी नहीं होगा कि मेरे को जो है विंडोज ही लेना है, उसकी मर्जी। आज वो विंडोज पे है, विंडोज पे रहे, कल वो लाइनेक्स पे मन करे लाइनेक्स पे चला जाए, परसों उसको मैक लेने का मन करे मैक पे चला जाए। जो आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक बार बना दिया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। ओके, तो आप इस आर्किटेक्चर को समझ गए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहे JVM से इंटरेक्ट करेगा, JVM OS से इंटरेक्ट करेगा, OS हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, हार्डवेयर OS से, OS JVM से, और JVM जो है किस चीज से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो इस बेसिक आर्किटेक्चर को अगर आप समझ गए तो आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस OS इंडिपेंडेंट। अगले क्लास को टॉपिक को देखते हैं। तो बात यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की कहानी क्लियर हो गई। एक बार किसी भी मशीन पे बना लो और उसको कहीं भी यूज कर सकते हो। उसका कहता है जावा प्रोवाइड जावा डेवलपमेंट किट फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। जावा प्रोवाइड करता है जावा डेवलपमेंट किट, जिसको कहते हैं हम लोग JDK। JDK जो है एक सॉफ्टवेयर का पूरा पैकेज है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, .NET को इंस्टॉल करते हो, उसके बाद करते हो ना, .NET में भी बहुत सारी चीजें होती है, क्लासेज होती है, लाइब्रेरीज होती है, बहुत सारे उसका जो है एडिटिंग सेक्शन है, रन करने का एनवायरनमेंट होता है, कंपाइल करने का एनवायरनमेंट होता है, तो सब चीज से मिलकर के बनता है JDK। इसका भी जो है जावा भी तुमको क्या प्रोवाइड करता है, जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। इट कंसिस्ट ऑफ लाइब्रेरी। इसमें क्या सब होता है, लाइब्रेरी होता है जिसको हम लोग यहाँ पे पैकेज करते हैं, कंपाइलर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट JRE, जैसे कि तुम्हारा जो कोई प्रोग्राम चलेगा तो उसके लिए ये इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, दैट इज JVM वाला जो मैं अभी कहानी बोल रहा था। तो ये वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिस इन्वायरमेंट में आपका जावा का एप्लीकेशन रन कर सकेगा। और भी बहुत कुछ होता है जिसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। इन दिस डे वी कैन डेवलप ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। आज के दुनिया में हम जावा से, अगर आप बोलते हो जावा, तो जावा का जो दुनिया है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कहने का मतलब है प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस फील्ड में, अगर सॉफ्टवेयर फील्ड की बात करेंगे, जिस फील्ड में कि जावा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। तो जावा का इम्प्लीमेंटेशन किस फील्ड में नहीं हो सकता है, इस चीज को देखने के लिए, जैसे कि जावा से हम क्या क्या कर सकते हैं एक बार वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या नहीं कर सकते हैं। तो जावा से हम कर सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज बेस्ड। हम बना सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए, लाइनेक्स के लिए। हम बना सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए, यूनिक्स के लिए। हम बना सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए, मैक ओएस के लिए। यहाँ तक कि हम जावा की मदद से मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। एंड्रॉइड का जो तुम देखते हो काम, उसका आधा काम जो है ना जावा में ही होता है, सबसे ज्यादा बात करोगे तो। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 2-4 लैंग्वेज और भी है, लेकिन जो सबसे पहले इस्तेमाल होना चालू हुआ और सबसे ब्रॉड लेवल पे चालू यूज होता है वो तुम्हारा जावा ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद कहता क्या है, ये कहता है वेब एप्लीकेशन भी आप इसकी मदद से बना सकते हो, जिसका जो एडवांस जावा में आता है JSP सर्वलेट उसका मेन कंपोनेंट होता है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो स्प्रिंग हो, हाइबरनेट हो, वगैरह वगैरह, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमको कोर जावा पढ़ना है, तो मतलब हम वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डेवलपिंग फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर फॉर कंट्रोलिंग AI बेस्ड मशीन लाइक डिजिटल माइक्रोवेव। आज के डेट में तुम देखते हो माइक्रोवेव में जाकर के टाइमर लगा दिए, 10 मिनट बाद इतना हीट कंट्रोल करो और 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाना। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर में नहीं होता है, एक चिप में होता है।
वो चिप लगा हुआ होता है उसमें, जो कि उसके प्रोसेसर को कंट्रोल करता है। कुछ स्पेसिफिक टास्क उसमें डाला हुआ है, प्रोग्राम डाला हुआ है, स्पेसिफिक प्रोग्राम डाला हुआ है रोम पर। तो वो जो रोम पे डाला हुआ प्रोग्राम होता है उसी को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट होते हैं, तीन टाइप होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ये फर्मवेयर। तो फर्मवेयर भी हम लोग बना सकते हैं, किसके मदद से? जावा के मदद से। जैसे कि आज के डेट में एसी भी जो है आपका जो है एआई बेस्ड हो गया है। तो मतलब क्या है कि टेम्परेचर अगर उसका इतना हो जाए तो ये कर देना, प्रोग्राम कर रहा है ना, वो नापते रहता है सेंसर उसका कि अभी टेम्परेचर कितना हुआ, जितना टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर लेता है। तो मतलब उसके अंदर प्रोग्राम है, उसके अंदर जो प्रोग्राम है वो फर्मवेयर पे डाला हुआ है। तो ये प्रोग्रामिंग जनरली तो ये सी से होता है, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जावा यहाँ पर भी काम कर सकता है। इसकी लिमिटेशन में सिर्फ बता रहा था। एंड मेनी डिजिटल डिवाइसेज, बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेज में जावा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द फीचर ऑफ जावा। जावा का सबसे बड़ा फीचर्स को देख लेते हैं। तो कहता है फीचर ऑफ जावा, सिंपल, जावा इज वेरी सिंपल टू वर्क विथ जावा। इट्स कोडिंग टेक्निक इज वेरी सिंपल टू सी एंड सी प्लस प्लस। इसका जो कोडिंग टेक्निक है वो सी और सी प्लस प्लस से बहुत ज्यादा मैच करता है। वी नो द प्रोग्रामर इन 1991, सो देयर इज नो मच एफर्ट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द जावा। जावा जिस समय में आ रहा था उस समय में जो इसके डेवलपर्स थे उन्होंने उस समय मार्केट का सबसे जो है प्रचलित लैंग्वेज हुआ करता था सी सी प्लस प्लस। तो उन्होंने ज्यादा चेंजिंग न किया इसमें, इतना ज्यादा इसको वाइटल तरीके से चेंज नहीं किया कि आपको जो कोई नया लैंग्वेज सीखने, जैसे लैंग्वेज नया आया है तो इसको सीखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कोडिंग इन्वायरमेंट है, सिंथेटिकल स्ट्रक्चर है, वो ऑलमोस्ट सेम है सी सी प्लस प्लस के जैसा। आप जब देखोगे तो लगेगा कि सी सी प्लस प्लस जैसा ही कोड कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है। सपोर्ट जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने पहले ही कर दिया, लेकिन ये इसका फीचर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन लेटेस्ट प्रोग्रामिंग। आज के दुनिया में अगर आप उप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो इसमें बहुत सारी जो उसकी फैसिलिटीज है, जैसे रियूजेबिलिटी, ठीक है, इनहेरिटेंस, उसके बाद आपका जो आता है एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसके जो कॉन्सेप्ट है अगर आप उसका इस्तेमाल करते हो तो प्रोग्राम जो होता है वो ज्यादा सिक्योर्ड होता है, ज्यादा रिलायबल होता है, इजी टू यूज होता है। आप उसमें जो है रियूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इजी तरीके से दे सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। बात समझ गए? तो ये कहता है उप्स को सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के मामले में आप बात ही नहीं कर सकते हैं, जावा के सिक्योरिटी को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। कोरा तो किसी को भी जा सकता है, कहावत ही सुने होंगे, बेईमान के लिए ताला क्या और क्या कहते हैं, बेईमान के लिए गवाला क्या, चोर के लिए ताला क्या। तो चोरी तो हर जगह होती है, सिक्योरिटी लैग हर जगह होगा, ताला बनाए तो चाबी भी बन जाता है। लेकिन फिर भी किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करते हैं इस चीज को कि सिक्योरिटी जावा की कैसी है, तो जावा की सिक्योरिटी सबसे स्ट्रांग है। एक लो लेवल प्रोग्रामर भी ज्यादा एफर्ट लगाए बिना भी कोड अगर करेगा, मतलब उसके कोड में अगर लैग भी रह गया तो भी इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। बात समझे? तो ये कहता है जावा इज वेरी सिक्योर लैंग्वेज। इसी वजह से होता क्या है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ब्रॉडली यूज्ड इन सिक्योर सिस्टम लाइक एटीएम, बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और मेनी प्लेसेज। जहां पर भी डाटा की सिक्योरिटी की बात होगी वहां जावा को सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा। बात समझिए? रोबस्ट मतलब क्या होता है? रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब होता है जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट इज यूज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। इसका जो रोबस्ट कहने का मतलब है वो आपको जो आता है वो आता है मेमोरी मैनेजमेंट से। देखिए हम जानते हैं कि जो मेमोरी मैनेजमेंट सेगमेंट है वो कंप्यूटर में वो हैंडल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। लेकिन जब आप बात करते हो जावा की, तो जावा जो है समझ लो वही वाली बात कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा एक और सिस्टम है उसके पास। एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सारा काम करता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी एक ऐसा सिस्टम डाल देता है जो कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। उसके पास अपना पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है। बात समझ गए? कंप्लीट मेमोरी मैनेजमेंट करता है वो। तो कहता है इट अवॉइड सपोर्टिंग पॉइंटर फॉर अवॉइडिंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ये जो है आपको सपोर्ट भी नहीं करता है। ये तो एक स्ट्रांग है, खुद का मेमोरी मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा ओएस का आर्किटेक्चर है इसका, करता है इंटरेक्ट ओएस से है। लेकिन हर काम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करता है किससे? ओएस से। अदर लैंग्वेज में बात करेंगे तो ओएस को जितना काम करना पड़ता है उतना काम तो इसके जेवीएम को करना पड़ेगा ना। तो जेवीएम उतना काम करता है जितना एक ओएस करता है। बस अंतर कहाँ आता है
कि जेवीएम जो है इंटरेक्ट करता है ओएस के साथ, लेकिन ओएस इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। तो इसलिए कहता है ये बहुत ही स्ट्रांग है, और इस मामले में भी स्ट्रांग है कि ये जो है पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है, जिस वजह से अवॉइड करना है। किस वजह से? क्योंकि अवॉइड करना है सिक्योरिटी प्रॉब्लम को। सिक्योरिटी प्रॉब्लम को अवॉइड करने का मतलब है कि अगर आप पॉइंटर यूज करोगे, एड्रेसिंग करोगे, तब ना कोई एड्रेस की मदद से आपको एक्सेस कर लेगा। जब हम तुमको खुद एड्रेस का कॉन्सेप्ट ही यूज करने नहीं देंगे, तो फिर आप एड्रेस कहाँ से एक्सेस कर लोगे? जैसे कि कोई भी हैकिंग की दुनिया चलती है ना, तो वो सबसे ज्यादा चलती है तो वो एड्रेस पे ही चलती है, क्योंकि अगर आप एड्रेस दोगे तब तो चोरी होगा। अगर मेरा एड्रेस ही आपको पता नहीं है तो मेरे घर में चोरी कहाँ से करोगे? तो एड्रेसिंग का गेम बहुत बड़ा होता है, और जावा इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। जावा कैन नॉट सपोर्ट पॉइंटर, किस वजह से? सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से। बात क्लियर? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जावा इंटरनली जो भी करता है सबका सब पॉइंटर पे करता है। वो इंटरनली किसी भी चीज, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसका जो बिना पॉइंटर का काम करता है। इंटरनली कंप्लीट मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो किस पर है? वो है आपके पॉइंटर पर। लेकिन एक्सप्लिसिटली मतलब प्रोग्रामर उसमें ये काम नहीं कर सकता है। अगला देखते हैं, जीसी। इसका जो अगला फीचर है वो है आपका जीसी, जिसको हम लोग कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। होता क्या है गार्बेज कलेक्टर, वो बताते हैं आपको। Java has on garbage collector. It automatically identify the unused memory and delete it for efficient use of memory. अब इसके कहने का क्या मतलब है सो देख लो। अभी हम लोग C++ पर क्या आए हैं, तो C++ में हम लोग क्या बनाते थे? ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑब्जेक्ट बनाते थे, और इन केस ऑफ पॉइंटर, जब हम पॉइंटर के केस में ऑब्जेक्ट बनाते थे तो क्या करते थे? उसमें हम दो चीज आपको याद होगा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाते थे। पॉइंटर से कंस्ट्रक्टर के अंदर जगह देते थे, मेमोरी का काम किए, और डिस्ट्रक्टर जो कि जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म होता था तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था, उसके अंदर जाके हम क्या करते थे? कहते थे मेमोरी तुम जो है डिलीट हो जाओ। मतलब कि जो काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने क्या किया कि जो कचरा फैलाए हो वो कचरा खुद से साफ कर दो। अदरवाइज ये नहीं करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये काम करता ही मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत। लेकिन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक स्पेसिफिक जगह देता है। अब उस जगह को ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार चेक करने नहीं आता है। वो कभी स्पेसिफिक टाइम में जब आप इस मेमोरी को पूरी तरह से भर दीजिएगा तभी वो इस चीज को चेक करने आएगा, जब मेमोरी ट्रांसफर की बात आएगी इस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक। लेकिन इस कहानी को हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे C++ में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बना करके हम इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं कि जो है ना, जो मेमोरी बनाए थे अगर इस ऑब्जेक्ट का काम हो गया तो इसको क्या कर दो? डीएलोकेट कर। तो ये जब जावा पॉइंटर ही नहीं सपोर्ट करता है तो फिर मेमोरी डीएलोकेट कहां से होगा? ना हम पॉइंटर बनाते हैं, ना हम उसको क्या कर सकते हैं? मेमोरी दे सकते हैं, ना हम उससे मेमोरी खुद से छीन सकते हैं। तो फिर जब आप मेमोरी छीनोगे नहीं तो मेमोरी तो इसमें बनता है, जब बनता है तो छीनेगा कौन? तो वो जो मेमोरी छीनने का बात है तो कब किए? जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया तब ना तुम उसको डीएलोकेट किए, क्योंकि डिस्ट्रक्टर तभी काम करता था जब ऑब्जेक्ट जो है अपना काम खत्म करके निकल रहा होता था। तो यही कहानी यहाँ पर है। आप फ्री होके कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए, दिल खोल के बनाइए, क्लास बनाइए, ऑब्जेक्ट बनाइए, कि जितना भी ऑब्जेक्ट बनाना है बना लीजिए। बस याद रखिएगा कि एक बार ऑब्जेक्ट का काम खत्म हुआ। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? आप एक मेमोरी एरिया बनाते हो जिसका की रेफरेंस लेकर के एड्रेस, उसका एक एड्रेस ले लिया जाता है और एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है। तो कहानी क्या है, जब तक वो एड्रेस यूज में है तब तक तो वो यूजेबल है, लेकिन अगर उसका एड्रेस नल हो जाए लेकिन उसके रिगार्डिंग जो है मेमोरी ब्लॉक बचा हुआ हो तो मेमोरी ब्लॉक तो समझ गए ना, यूजलेस हो गया। तो जब मेमोरी ब्लॉक यूजलेस हो जाएगा तो उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पर तुम ना मेमोरी दोगे लेकिन डिलीट तो तुम कर नहीं सकते हो, तो कोई तो डिलीट करे। तो कोई डिलीट करे तो उस जगह पे यहाँ पर आता है तुम्हारा गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर यहाँ आकर के काम करता है, जिसको हम लोग जीसी कहते हैं। जीसी भी जो है ये एक अलग प्रोग्राम ही होता है। तुम प्रोग्रामिंग करो, एग्जीक्यूट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक अलग प्रोसेस चलते रहता है प्रोग्राम के साथ, तुम्हारे प्रोग्राम के साथ, जिसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं ना। तो ये मल्टी प्रोसेस के तहत, एक्चुअली मल्टी प्रोसेस नहीं होता है, मल्टी थ्रेड होता है, लेकिन मैं थ्रेड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप लोग समझे ना समझे। तो मल्टी प्रोसेस के तहत या मल्टी थ्रेड के तरह, एक्चुअली मल्टी थ्रेड के तहत वो अलग से चल रहा होता है, और वो हर हमेशा क्या करता है? इंस्पेक्ट कर रहा होता है आपके मेमोरी को कि कोई ऐसा मेमोरी एरिया है जिसने अपना रेफरेंस लूज कर दिया है। अगर ऐसा कोई मिला तो वो उसी समय में उस मेमोरी एरिया को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जीसी जो है ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है। जो भी ऐसा मेमोरी होता है जिसका कि अब रेफरेंस अवेलेबल नहीं है, उस मेमोरी एरिया को ये इरेज कर देता है। तो गार्बेज कलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो मैंने इस चीज को आपको बता ही दिया ऊपर में ही, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होता है। ठीक है,
ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कहने का मतलब है जावा इज फ्री। अब ये भी इसका एक बिगेस्ट एडवांटेज है। जैसे आप डॉट नेट का कोई परिचित सॉफ्टवेयर बनाना चालू करते हो, मान लो किसी दुकान के लिए एक सॉफ्टवेयर बना करके बेचोगे, उससे तुम 10 लाख रुपया लिए, तो 10 लाख रुपया अगर तुम बाबू उससे लेते हो ना, तुमको 10 लाख रुपया का कुछ हिस्सा जो है ना डॉट नेट को भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली आपने क्या किया है, वीवी डॉट नेट का जो है आईडी इस्तेमाल किया है और उसके लाइसेंस में लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस पर्पज के लिए, आप उसको स्टडी पर्पज के लिए सिर्फ यूज कर सकते हो। तो जब भी आप कमाओगे तो कुछ दोगे दूसरे को, तो जब किसी और को देना पड़ेगा तो दुख होता है। तो फ्री सोर्स कोड, ये ओपन सोर्स कहने का मतलब है ये फ्री सोर्स कोड होता है। आप जाओ इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, कमर्शियली यूज करो, स्टडी के लिए यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसकी एक एडवांटेज हो गई। एक्सेप्शन हैंडलिंग, it is used to prevent the unwanted situation that occur at runtime and stop the program execution or normally। तो ये इसका एक फीचर है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग से डॉट नेट में आप लोग अवगत हो ही गए होंगे कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो मतलब एक्सेप्शन क्या होता है, जावा में रन टाइम में कोई ऐसा एनवायरनमेंट, रन टाइम एक्सेप्शन जब भी आता है तो वो रन टाइम में आता है, कंपाइल टाइम में नहीं आता है। एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसा आएगा, लेकिन वो जो एक्सेप्शन होता है वो जस्ट लाइक एरर की तरह ही ट्रीट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस के दौरान। तो प्रोसेस के दौरान जब कोई एरर आता है तो क्या होता है, तुम्हारा पूरा एग्जीक्यूशन ही रोक देता है, क्योंकि कंप्यूटर किसी गलत चीज को, हरकत को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आप 4 लाइन किए, 5वां लाइन को वो छोड़ देगा तो फिर 6ठा लाइन तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना। इसलिए क्या होता है, वो पूरा का पूरा नीचे का कोड जो होगा, लाइन ऑफ कोड आपका, जैसे कि आपने 20 लाइन का कोड लिखा और अगर 10वें लाइन पे कोई एक्सेप्शन आ गया तो नीचे का जितना भी कोड है वो सबको ओमिट करेगा और प्रोग्राम को डायरेक्ट एंड कर देगा। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल टर्मिनेशन क्या था, जब प्रोग्राम 20 लाइन पढ़ने के बाद वॉइड मेन खत्म होता तो इसका मतलब होता कि आपका जो है प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हुआ। लेकिन अगर जो 10वां लाइन के बाद पूरा 10 लाइन इग्नोर करके कोई मेन के लास्ट में पहुंच जाए तो इट इज कॉल्ड एबनॉर्मली टर्मिनेशन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से हम उसी चीज को रोकते हैं कि एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो। मल्टी थ्रेडिंग, तो जावा की सबसे बड़ी बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो है आपकी मल्टी थ्रेडिंग। तो आप जानते हो ना, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मल्टी प्रोसेसिंग करता है ना, एक साथ वर्ड चला रहे हो, गाना सुन रहे हो, तो बहुत सारा काम करते हो, उसी तरह से जावा जो है मल्टी थ्रेडिंग पे काम करता है। थ्रेड और प्रोसेस में क्या अंतर है, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होगे थर्ड सेमेस्टर में, लेकिन नहीं पढ़े होगे तो जिस दिन हम थ्रेडिंग चैप्टर में जाएंगे उस दिन आपको ये चीज क्लियर कर देंगे। ओके, थ्रेडिंग, बस इतनी सी बात समझ लो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मल्टी थ्रेड किया जाता है, मतलब मल्टी प्रोसेस किया जाता है। आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही अब कई तरह का वर्क एक साथ हो सकता है। सिंपल भाषा में अगर तुमको बताए तो आप समझो कि अगर मल्टी थ्रेडिंग की बात करना चाहें तो अभी तक सुने हो कि एक साथ 2 फंक्शन तुम्हारे प्रोग्राम में रन कर सकता है। प्रोग्राम क्या होगा, या तो मेन काम करेगा या तो मेन अगर जिसको कॉल किया है वो काम करेगा। लेकिन इन केस ऑफ थ्रेड, अगर आप मेन में काम कर रहे हो और दूसरा फंक्शन को अगर किसी थ्रेड में डाल दिए हो तो ये भी काम करेगा, वो भी काम करेगा, एक साथ काम करेगा। कई फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो जावा जो है बाय डिफॉल्ट मल्टी थ्रेडिंग पे काम करता है। आप थ्रेड इंप्लीमेंटेशन करें या ना करें, इसको मल्टी थ्रेडिंग होना ही होना है, क्योंकि जावा पहले से आपको बताया ना, जैसे मैंने अभी सिंपल सा गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर क्या है, वो एक प्रोग्राम तो चल ही रहा है, तुम्हारा प्रोग्राम चले ना चले उसका एक प्रोग्राम चल रहा है जो है गार्बेज कलेक्टर। तो जब 2 प्रोग्राम एक ही मेमोरी एरिया में चल रहा है तो ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया ना। तो मल्टी प्रोग्रामिंग को अचीव करने का 2 वे होता है, एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरा होता है मल्टी थ्रेडिंग। तो जावा जो है बाय डिफॉल्ट वर्क कर रहा होता है किस पर, मल्टी थ्रेडिंग पर, मल्टी थ्रेडिंग पर। आप नहीं भी कुछ क्रिएट करोगे ना तो एक थ्रेड क्रिएट होना तो तय, दैट इज कॉल्ड मेन थ्रेड। ये हम जिस दिन थ्रेड पे जाएंगे उस दिन, अभी के लिए इतना ही। अब कहता है कि इस रूल को आज पढ़ लेते हैं, बाकी उसके बाद कल के क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो कहता है सम इंपॉर्टेंट रूल फॉर डेवलपिंग जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद करने होंगे। जैसे रूल्स याद रखोगे तो गलती नहीं होगा, रूल रेगुलेशन को अगर हमको फॉलो करना है तो उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको अगर आप ऑलवेज दिमाग में रखेंगे तो आपकी एरर जो होगी वो कम से कम होगी। पहला है, जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट कैन नॉट अलाउ to write any line of code outside the class except package statement। एक पैकेज को छोड़ के ऐसा कोई स्टेटमेंट इसका नहीं है जो कि आपके क्लास के सेक्शन से बाहर होगा। Everything must be terminated in Java। For this purpose, it provides two terminator। ये two terminator जो है एक्चुअली है TWO2 terminator। टू टर्मिनेटर, पहला है आपको सिंगल लाइन टर्मिनेटर। देखो क्लास की स्पीड आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन
C++ से बिलोंग कर रहा बात है इसमें, इसलिए अगर इसको तुम लोग है धीरे धीरे क्या करते हो, पॉज करके देख सकते हो अगर वीडियो के माध्यम से देखोगे तो, ठीक है। बोर हो जाओ, रोको, देखो, रोको, देखो, तो ये तो एक एडवांटेज मिल गया ना। क्लास में अगर 1.5 घंटे में क्लास लेते हैं तो कभी बोर हो गए हो तो फिर वो तुम्हारे दिमाग से अगर निकल गया तो दोबारा आप उसको नहीं देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर तुमको मन नहीं है तो रोको, फिर थोड़ा देर बाद आओ, उसको घूमो और उसको करो, लेकिन कंप्लीट करो। छोड़ छोड़ के करोगे तो फिर वही कहानी आ जाएगी कि कंप्लीट नहीं होगी। आप घर बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि काम चोरी करें, काम चोरी नहीं करना है, ये अच्छा समय है, आप इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो कहता है टू टाइप्स ऑफ टर्मिनेटर, सिंगल लाइन टर्मिनेटर, सेमीकोलन, जो C++ में भी होता था, मल्टी लाइन टर्मिनेटर, दैट इज कॉल्ड कर्ली ब्रेसेस। ये जो है कर्ली ब्रेसेस आपका मतलब मध्यम कोष्ठ खोला, मध्यम कोष्ठ बंद किया, दैट इज कॉल्ड कर्ली ब्रेसेस। अगर ब्लॉक बनाना है तो ब्लॉक क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कोड लिखने हो आपको, तो दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ कोड। तो जब ब्लॉक बनानी है तो उसके लिए क्या यूज होता है, मल्टी लाइन टर्मिनेटर, जिसे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रेसेस। इट इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज द ब्लॉक ऑफ कोड्स। इसका इस्तेमाल क्यों होता है, ब्लॉक को स्टार्ट और ब्लॉक को बंद करने के लिए। अगर एक लाइन को बंद करना है, खुला तो कुछ नहीं रह सकता है, खुला कोई भी स्टेटमेंट आपका नहीं रहेगा, उसको बंद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो एक लाइन को बंद करना है तो सिंगल लाइन टर्मिनेटर, दैट इज सेमीकोलन, और मल्टीपल लाइन को अगर आपको बंद करना है तो दैट इज कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, जैसे फॉर बनाओगे तो उसके अंदर बहुत कोड होगा तो आप कर्ली का इस्तेमाल करते हो, फिर नहीं भी करते हैं वो अलग केस है, जब एक ही लाइन का होता है तो नहीं करते हैं। लेकिन एज यूजुअली क्या होगा कि अगर लूप बनाए हैं तो बहुत सारा कोड अगर डालेंगे तो कर्ली खोलेंगे और कर्ली बंद करेंगे, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन मतलब मेथड, जावा में मेथड कहते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन जब बनाते हो तो वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, तो जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसका मतलब ब्लॉक बनेगा, जब ब्लॉक बनेगा तो कर्ली खुलेगा और कर्ली बंद होगा, बात समझ गए। इसी तरह से अब अगर आप बात करें क्लास बनाने की, तो क्लास भी एक ब्लॉक बनाता है, कर्ली से खुलेगा कर्ली से बंद होगा। कंस्ट्रक्टर एक ब्लॉक बनाता है तो कर्ली से खुलेगा कर्ली से बंद होगा। तो मतलब जहां भी मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एक ब्लॉक में बंद करना है वहां पे मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कर्ली ब्रेसेस की। ये जब भी काम करता है तो किसमें काम करता है, आपको पेयर में काम करता है। पेयर में काम करने का मतलब अगर एक खुलेगा तो एक को बंद होना पड़ेगा। हाँ, नेस्टेड एक अलग केस है, जैसे कि अगर हम बात करें खोलने और बंद करने का, तो अगर हम अपर लेवल पे एक खोले करली, उसके बाद दूसरा करली खोले और फिर तीसरा करली खोलते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एक चीज करके, विंडोज अभी जैसे कि आपको छोटा सा चीज में दिखा देता हूँ, ये करली का कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ करली खोला, फिर इसके अंदर उसको बंद किया बिना दूसरा बंद कर खोल दिया, फिर इसके बाद क्या किया, तीसरा खोल दिया सर, तो कहानी क्या है, 3 करली आपने खोलना है। तो अगर अब आप करली बंद करोगे, पहला कौन सा करली बंद होगा, ये करली बंद होगा ना, जिसको सबसे लास्ट में खोले हो। फिर अगर इस करली को बंद करोगे तो कौन सा करली बंद होगा, जो करली भी इसके ऊपर खुला हुआ है। उसके बाद फिर करली को बंद करोगे तो कौन सा करली बंद होगा, जो सबसे ऊपर खुला हुआ है। मतलब कहानी क्या है, ये जो ऊपर वाला है करली, ये समझ लो आपके कैंपस का मेन गेट है, इसमें आप घुसे, ये आपके घर का मेन गेट है, उसमें आप घुसे, ये आपके रूम का गेट है, उसमें घुसे। अब अगर बंद करना चालू करोगे तो सबसे पहले किसको बंद करोगे, रूम को बंद करोगे, उसके बाद किसको बंद करोगे, मेन डोर को बंद करोगे, उसके बाद ना कैंपस से बाहर जाओगे। तो ये सिचुएशन आप ऑलवेज याद रखिएगा कि इधर से बंद होना चालू होता है, और एकदम मस्ट है कि जब प्रोग्राम आपका अंत होगा तो हर को बंद होना है। अगर एक छोड़ दिए तो एरर, भाई साहब इसका जो है पेयर कहाँ है, ये नहीं बताता है आपको, प्रोग्राम को पता चलेगा जावा को कि ये प्रोग्राम आपको कहाँ लगना है, ये यहाँ आप लगाओगे या यहाँ लगाओगे, ये चीज इसको नहीं पता है। लेकिन ये जरूर काउंट कर लेगा कि जितना करली खुला है उतना करली बंद नहीं हुआ है, तो कंपाइलेशन एरर ही दे देगा। तो एकदम पेयर में काम करता है, जितना खुलेगा उतना बंद होगा, बात समझ गए। आगे देखते हैं, इंपोर्ट एप्रोप्रिएट लाइब्रेरी। जैसे हम लोग C++ में पढ़े थे कि अगर किसी प्रीडिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो प्रीडिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हेडर फाइल यूज करते हैं। सेम एज यहाँ पर वही कहानी है, हेडर फाइल यहाँ पर नहीं होता है, उसको यहाँ पर पैकेज कहते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस जो यहाँ होते हैं डिफाइन लाइब्रेरी में, जो लाइब्रेरी हेडर फाइल कहलाता था C++ में, वो यहाँ पर क्या कहलाता है, पैकेज कहलाता है। जैसे डॉटनेट में वो क्या कहलाता था नेम स्पेस कहलाता था, यहाँ पर इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पैकेज कहते हैं, बात समझ गए। तो कहता है कि पैकेज जैसे हेडर फाइल कलेक्शन था बहुत सारे प्रीडिफाइंड क्लासेज और फंक्शंस का C++ में, उसी तरह से इसका पैकेज जो है वो कलेक्शन होता है
किसी दूसरे पैकेज का, क्लास का, बात समझ गए, जिसमें कि पहले से बने हुए कोई चीज दिए गए हैं। तो अगर आप पहले से बने हुए किसी चीज का या खुद का कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहते हो किसी कोड के अंदर, तो ये मस्ट है कि उसको इंपोर्ट करो। अगर कोई क्लास यूज कर रहे हो तो उस जो पहले से डिफाइन किया गया है, तो उसका अप्रोप्रिएट क्लास का जो उसका अप्रोप्रिएट पैकेज होगा। अगर आप पहले से बना हुआ कोई भी क्लास मेथड यूज कर रहे हो, इंटरफेस यूज कर रहे हो, तो वो किस पैकेज में है उस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट कीवर्ड के जरिए उसको इंपोर्ट नहीं करते हो, तो फिर दूसरा तरीका होता है कि डॉट लगा लगा करके उसको कंप्लीटली एक्सेस कीजिए आप, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे जब उस लेवल पे जाएंगे तब, लेकिन अभी याद रखने के लिए ये सारी चीजें हैं। लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बिफोर इट यूज, मतलब कहता है किसी भी ब्लॉक में अगर वेरिएबल बनाओगे तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, बस इतना याद रखो। बाकी जिस दिन वेरिएबल पढ़ेंगे उस दिन ये तो किसी भी ब्लॉक में, मतलब करली खोल के करली के अंदर अगर कोई मेथड बनाए, वेरिएबल बनाए हो, क्लास छोड़ के, क्लास के अंदर नहीं भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ये किसके अंदर हो सकता है, ये फंक्शन के अंदर हो सकता है, मतलब मेथड के अंदर हो सकता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हो सकता है, लूप के अंदर हो सकता है, इफ एल्स के अंदर हो सकता है। अगर किसी भी इस टाइप के ब्लॉक के अंदर तुमने वेरिएबल बनाया, तो उस वेरिएबल का सीधा साधा कॉन्सेप्ट है कि वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। और लोकल वेरिएबल जावा में कहता है, क्योंकि सी प्लस प्लस में क्या होता था, गार्बेज होता था, आपने इंट ए इंट बी लिख दिया, इंट सी लिख दिया, और क्या किया, सी बराबर ए प्लस बी, और जाकर के प्रिंट एफ में लिख दिया परसेंट डी प्लस परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी, वैल्यू ले आओ ए से, वैल्यू ले आओ बी से, वैल्यू ले आओ सी से, आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाता था, चाहे वो माइनस में ही क्यों मिले। तो वैसा वैसा नहीं होना चाहिए ना। तो जावा क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, तो ये इस टाइप की गलतियां आपको करने देता ही नहीं है। तो अगर आप इंट एबीसी इसमें बनाओगे तो मस्ट है इन केस ऑफ लोकल वेरिएबल कि उसमें आप कुछ ना कुछ वैल्यू डालो, नहीं डालोगे और जहां उसका एक्सेस करने का कोशिश किए एरर दे देगा। यहाँ तक कि आप सिर्फ ये भी लिख दिया ना, इंट ए बी सी, तीन वेरिएबल बना दिए, और अगर गलती से लिख दिए सी बराबर ए प्लस बी, तो जब ए प्लस बी कर रहे हो मतलब यूज कर रहे हो, और अगर यूज करने जाओगे बिना उसको इनिशियलाइज किए, वो उसी समय में एरर दे देगा। बात समझ गए? तो ये रूल है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। नो एनी कीवर्ड आर यूज्ड as identifier. We cannot declare class, method, interface or variable as keywords name. बात समझ गए? जैसे कि C++ में भी था कि उसका कोई कीवर्ड तुम आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं यूज कर सकते हो। मतलब अगर कोई तुम अपने नाम से कोई चीज बना रहे हो, तुम्हारे द्वारा नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल का नाम हो, क्लास का नाम हो, मेथड का नाम हो, पैकेज का नाम हो, लेकिन बस तुम्हारे द्वारा बनाया गया हो, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है ना, इसलिए उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। तो इन केस ऑफ आइडेंटिफायर, क्रिएटिंग आइडेंटिफायर, ये मस्ट है कि आप किसी भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कीवर्ड्स जैसे क्या है, फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, इफ हो गया, वाइड हो गया, तो ऐसा करके ऑलमोस्ट 64 है इसमें, जिसको तुम लोग को याद करना है कर लेना। बस याद रखना कि कीवर्ड जो है इस्तेमाल नहीं होता है। अगला टॉपिक देखो कि क्या है, कमेंट्स। आप लोग के पास ऑप्शन है, क्लास भले ही लंबा हो लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लास को ब्रेक करके बाद में क्लास कर सकते हैं। ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है और मैं आज जो है इसे खत्म नहीं करूंगा। तो जो 6 महीने का कोर्स है वो मेरा टारगेट है 1 महीने में खत्म करना। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि अगर 1.5 घंटे की क्लास के हिसाब से 6 महीना चलता है, तो अगर यहाँ हम अगर पढ़ाएंगे उस स्पीड में तो फिर बात नहीं बनेगी, हमें तो इसे स्पीड में लेके चलना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं कमेंट लाइन। कमेंट आप जानते हैं कमेंट क्या होता है? कमेंट वो सेक्शन होता है प्रोग्राम में जिसका मतलब होता है कि वो लाइन जो है कंपाइलर के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। वो लाइन क्या होगी? कंपाइलर के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। तो जैसे C++ में कमेंट बनाते थे वही है इसमें। तो हमने उसी चीज को फास्टली कवर किया है, जो चीज आप बहुत इजी तरीके से अवगत है बहुत दिनों से। तो इसका भी जो कमेंट होता है ऐसा ही है, सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश यूज करोगे, सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश देके अगर आगे में कुछ लिख दिए तो वो कंपाइलर आपका कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। कमेंट लाइन हम क्यों यूज करते हैं? ये हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे हम कुछ सोचे हैं कि यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, तो उस कोड को लिखने से पहले हम बगल में लिख देते हैं कि बाद में हमको याद रहे कि हमने इस कोड को यहाँ पर क्यों लिखा है। तो कमेंट लाइन्स आर यूज्ड फॉर प्रोग्रामर्स। ये प्रोग्रामर के द्वारा यूज किया है जाता है, ये इग्नोर कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा। कंपाइलर इस चीज को पढ़ता ही नहीं है। जहां देख लिया डबल स्लैश लगा हुआ है, मतलब इसके आगे जो भी है उसको छोड़ दो, अब वो क्या लिखा हुआ है मेरे लिए नहीं लिखा हुआ है। जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं
तो टीचर जो है आपको क्या करते हैं, पूरा नोट्स लिखते हैं। तो पूरा नोट्स लिखते हैं तो आप उनके नोट्स को क्लास में भी तो नहीं बदल देते हो, और बाद में आके बदलोगे भी तो अलग कॉपी में बदलते हो, क्योंकि तुमको पता है कि जो टीचर बोल रहे हैं वो सही होगा, और अगर हम कुछ कर देंगे तो हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो जाए। लेकिन अगर उसके रिगार्डिंग अगर आपके ही ब्रेन में कोई चीज आता है तो आप क्या करते हो, नीचे जाकर के जो है लिख देते हो नोट में, या तो एरो दे करके आप मार्क कर देते हो कि इसका जो है यहाँ पर हम ये चीज समझे या हम समझना चाहते हैं। तो यही है कमेंट लाइन का कहानी। इसको कंपाइलर इग्नोर कर देगा, लेकिन तुम उसको पढ़ सकते हो कोडिंग सेक्शन में, रन टाइम में इसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद है सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से, और मल्टीपल लाइन कमेंट किस चीज से, इससे। मल्टीपल लाइन कमेंट इससे स्टार्ट होता है, स्लैश स्टार और स्टार डबल स्लैश, मतलब 20-25 लाइन को एक साथ कमेंट बनाना है तो आप क्या करोगे, स्लैश स्टार और लास्ट में स्टार स्लैश दे दोगे, तो जितना 25, 30, 40 लाइन बनाना चाहते हो सब हो जाएगा। लेकिन अगर इसको यूज नहीं करके 25-30 लाइन को कमेंट बनाओगे ना, तो मतलब क्या है, जब जब लाइन ब्रेक हो जाएगा तब तक तुमको इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन को जो है कमेंट बनाता है, दूसरे लाइन में जो ही तुम गए, चाहे वो रैप करके ही गए हो, ये इग्नोर कर देगा। बात समझ गए? अब कहानी है, इतना चीज करके तुम लोग रखोगे। अब जावा को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आता है तुम्हारा डाउनलोड जेडीके फ्रॉम इंटरनेट। इंटरनेट से जाना, जेडीके इस्तेमाल कर इंस्टॉल कर लेना। जेडीके का साइज याद रखना, इंटरनेट को साइज जेडीके खोलना जो 160 MB से ज्यादा का ना हो। अभी आपको जेडीके सिर्फ इंस्टॉल करना है, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग है उस दौरान हम आपको सिर्फ वही पढ़ेंगे जो कि जेडीके में जो बेसिक लेवल की बात होती है। हम अभी कामचोर वाला हरकत नहीं करेंगे। कामचोर वाला हरकत करने का मतलब तुम जानते ही हो कि कैसे कर सकते हैं, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ जेडीके जो है वो जावा डेवलपमेंट किट है, दैट इज नॉट आईडी। वो पूरा का पूरा आईडी जो है उसी के सपोर्ट से काम करता है, उसमें वो हर चीज है जिसके मदद से हम प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो पहले के जमाने में तो जेडीके ही था ना, तो जेडीके का जब इस्तेमाल करोगे तो तुमको कोई सजेशन नहीं मिलेगा कोडिंग करते समय में। जब तुम कोड करोगे तो कोई सजेशन नहीं दिया जाएगा तुमको, जैसे कि डॉटनेट में तुम करते थे, क्या करते थे, जहां लिखते थे सिस्टम डॉट सॉरी कंसोल डॉट, खुद आ जाता था राइट लाइन रीड लाइन। आप लिखते थे फॉर्म डॉट, तो फॉर्म से जितने जुड़े हुए प्रॉपर्टीज थे सारे आ जाते थे। तो ये सारी चीजें आईडी की काम होती है, तो आईडी आपको सपोर्ट करेगा, तो आईडी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन 10-15 दिन तो कम से कम अपना जो है बेसिक उस पर काम करें, ताकि आपका जो है लिखने का तरीका सही हो जाए। तो आपको सिर्फ जेडीके इंस्टॉल करना है। जब इसका जेडीके आप इस्तेमाल कर लोगे, अगर कोई लाइनेक्स पे हो तो उसको अलग से मुझे बोलना पड़ेगा, तो फिर मैं उसको अलग से आपको उसका प्रोसेस बता दूंगा। ये जो है आपका, ये प्रोसेस आपका सिर्फ और सिर्फ काम करेगा, तो ये करेगा आपके विंडोज के लिए मैंने लिखा है इसे। तो जेडीके को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, ये प्रोसेस आपको करना है अकॉर्डिंग टू मेरे क्लास के हिसाब से। जो भी तुम प्रोग्राम रन करवाओगे और जो मैं बताऊंगा वो इसी पे चलेगा। बाद में जिस दिन मेरा जावा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, उस दिन हम तुमको ये बेसिक चीजें बता देंगे कि जावा को हम कैसे कितने तरीके से रन करवा सकते हैं, क्या जरूरी है कि हम जेडीके को जो है कहाँ पे सेव करें, क्या जरूरी है कि जेडीके को हम कहाँ पे सेव ना करें, क्या मजबूरी है कि हम प्रोग्राम फाइल को यहीं पे बनाएं, क्या मजबूरी है कि प्राइवेट फाइल को हम कहीं और नहीं बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे। आप बिना कोई क्वेश्चन किए जावा के खत्म होने का सिर्फ इंतजार कीजिएगा। आप हम पे यकीन रखिए कि ऐसा कोई चीज नहीं होगा कोर जावा का जो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। बात समझ गए? चाहे ये कॉलेज खुले या कॉलेज बंद हो, अगर कोई ये क्लास चालू हो गया तो ये क्लास अभी एंड होगा कंप्लीटली जिस दिन ये कोर जावा खत्म हो जाएगा उस दिन। इसके ऊपर में सबसे पहले मैंने जो है टेबल ऑफ कंटेंट लिख दिया है मेरे कोर्स का, और ये टेबल ऑफ कंटेंट में फिनिश करूंगा। टारगेट लेके तो चला हूँ 45 घंटे का, मतलब 45 घंटे 45 वीडियो में मुझे इसे फिनिश कर देना है। तो ऑलमोस्ट 45 वीडियो में फिनिश हो ही जाएगा। इसके रिगार्डिंग में एक वेबसाइट भी बनाने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, जिसपे कि मैं सारा नोट्स रखूंगा जो कभी भी एक्सेसिबल हो ईजी तौर पर। लेकिन टाइम का अभी अभाव आ गया है, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा ना, तो फिर टाइपिंग बहुत करना पड़ रहा है पढ़ाने के लिए। 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है, तो 5-6 सब्जेक्ट को पढ़ाने में होता ही है कि सबका जो है मटेरियल तैयार करो। तो क्योंकि टीचिंग मैंने तो आज तक कभी नोट्स यूज किया नहीं, तो नोट्स भी मुझे खुद से बनाना पड़ता है। लिखूंगा तब तो आपको दिखाऊंगा, चाहे कॉपी कलम पे लिखूं या इस पे लिखूं। तो ये कहानी है मेरे साथ। तो बात आता है टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, जिस वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर ऑनलाइन पढ़ाना है
तो ऑनलाइन पढ़ाने का मतलब है मैं आपको पावर पॉइंट की मदद से पढ़ाता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन पावर पॉइंट बनाने के लिए मेरे पास समय हो तब तो अभी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि टाइप करके दूं आपको, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलते हैं आगे। अब जब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा तो लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। इंग्लिश मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको कोई भी वर्ड ज्यादा परेशान करे, तो आप इसको लाइन बाय लाइन प्रोसेस कीजिएगा, कहानी खत्म है। फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इंस्टॉल इट, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा ना, जब आपका आईडी इंस्टॉल हो जाएगा, बस डाउनलोड करते समय ध्यान रखना कि आपका सिस्टम 32 बिट का है कि 64 बिट का है, विंडोज 7 है कि विंडोज 10 है, सबके लिए अलग अलग आता है। और अक्कल के साइट पे है, गूगल पे लिखोगे जेडीके फॉर अपने सिस्टम के हिसाब से, वो तुमको लिंक दे देगा। लेकिन याद रखना 160-70 MB से ज्यादा वाला को डाउनलोड मत करना, उसमें कुछ अलग चीज होगा। जेडीके 160-70 MB का है मात्र, उससे ज्यादा वाला है इसका मतलब उसमें आईडी आ रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो तुमको बस वही .NET जैसा एनवायरनमेंट देगा, जिसमें तुमको अगर अलग तल से डाउनलोड करोगे तो वो नेटविंस देगा। वैसे नेटविंस है, इक्लिप्स है, और भी बहुत सारा उसका आईडी है। एक आईडी तो मैंने भी खुद बना के रखा है, जो जिस समय मैं जावा पढ़ रहा था 5th सेमेस्टर में था, उसी समय बना दिया था। तो बात डिपेंड करता है कि आपकी आईक्यू लेवल क्या है। पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन डेवलपर बनने के लिए जो जरूरी है वो है तुम्हारा क्या, आईक्यू। तो आईक्यू का इस्तेमाल करो, क्वेश्चन करो, खुद आंसर मिलेगा। क्या कहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता आपको नहीं होगा तब तक आप क्या करोगे, आविष्कार नहीं करोगे। तो सबसे पहला चीज है दिमाग में क्वेश्चन राइज करो, क्वेश्चन लाओगे आंसर खुद निकलेगा। मैं पढ़ा दिया उसको छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन, या जब तुम इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, तो तुम सर्च करना कि तुम्हारा जेडीके फोल्डर देखो कहाँ पर है। एक्चुअली तुमको पहले जावा फोल्डर मिलेगा, जब तुम इसको इंस्टॉल करोगे तो जावा फोल्डर मिलेगा। चलो हम तुमको एक बार दिखा देते हैं कि कहाँ मिलेगा। जनरली अगर विंडोज 10, मैक्सिमम के पास तो विंडोज 10 ही होगा आज के डेट में, तो देखो सबसे पहले खोलना, जब मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिया है इसलिए बता रहा हूँ आपको, खोल करके इसमें खोलो माय कंप्यूटर को। माय कंप्यूटर खुल गया, इसके अंदर सी में जाना, सी में देखना प्रोग्राम फाइल में जाना, इसमें देखो जावा फोल्डर है, दिस जावा। ये जावा तुम्हारे इंस्टॉलेशन के बाद बनेगा। लेकिन अगर गलती से ये किसी प्रोग्राम फाइल के अंदर और घुस गया तो सर्च कर लेना जावा फोल्डर कहाँ है। जावा फोल्डर को खोलना, देखना इसमें तुमको मिलेगा जेडीके और जेआरई। तुमको जो चीज मिल सकता है, जेडीके और जेआरई भी मिल सकता है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस जेडीके को यहाँ से कंट्रोल कॉपी करना, राइट क्लिक कॉपी, और इस कॉपी करने के बाद इसको डायरेक्ट सी में पेस्ट कर देना। इसलिए कर देना, ये कोई रूल नहीं है, इसलिए कर देना क्योंकि मैंने जितने एग्जाम्पल लिखे हैं वो इसी हिसाब से लिखे हुए हैं। आना डायरेक्टली पेस्ट कर देना। जब पेस्ट कर दोगे तो देखो मेरा जावा फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल है। इसका नाम ध्यान से देख लेना कि कैपिटल जावा है कि स्मॉल जावा है, ये भी मेंशन करने की चीज है। ये देखो 300 MB दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली 300 MB नहीं होता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद 300 MB हुआ है। डाउनलोडेड फाइल जो था उसका साइज मात्र 160 MB है। बात समझ गए? तो जावा फोल्डर यहाँ पे तुमको आकर के कॉपी कर देना है और देख लेना इस जावा के अंदर बीन कॉन्फ़िगर इस टाइप का है कि नहीं। ऐसा ना हो कि कुछ गलत कर लेना। अगर कुछ गलत हो तो स्क्रीनशॉट खींचना और उसके बाद मेरे को दे देना फोटो खींच करके, मैं देख लूंगा कि आपने एक्चुअल जावा इंस्टॉल किया है या जावा एक्चुअली इंस्टॉल नहीं हुआ। तो क्या क्या करना है, स्टेप समझ गए? डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, जेडीके फोल्डर को खोजना है। जेडीके तुम देखो जिस वर्जन का लाओगे ना, तुम जिस वर्जन का जेडीके लाओगे उठा इंस्टॉल करने के लिए अपने पास वो जावा है ना, अभी आपको देखना है मेरे को क्या प्रोग्राम फाइल के अंदर वाला जावा अवेलेबल। देखो यहाँ क्या लिखा है, जेडीके 14.0.1, तो ये इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसीलिए ये है। तुम पुराना वाला भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि जिस दिन जावा 1991 में आया था वो जेडीके भी ले लोगे ना तो तुम्हारा काम चल जाएगा। डेवलपमेंट के लिए जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा कि लेटेस्ट से लेटेस्ट चीजें चाहिए, लेकिन हमारा जो कोर्स मटेरियल है उसमें जितना चीज मुझे पढ़ना है वो 1991 के जावा पे आप उठा लोगे तो भी काम चल जाएगा, कुछ भी लो। लेकिन ये याद रखना जेडीके फोल्डर को उनको कॉपी करना है, सी में ले जाना है, पेस्ट करके जावा बना देना है, जे जावा। ओके, इतना काम कर दोगे, जब इतना काम कर दोगे तब हम चलते हैं आगे। तब जितना इतना काम कर दोगे आफ्टर इंस्टॉलेशन ये सर्च कर लेना। उसके बाद नाउ वी आर रेडी टू प्रोग्रामिंग। एक बार जेडीके आ गया तो अब हम तैयार हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है? क्योंकि जेडीके के मदद से ही हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। मतलब क्या है, हमारे पास जो दो सेक्शन है, एक कंपाइलर, कंपाइल करोगे तो कंपाइलर चाहिए ना, तो जावा का जो कंपाइलर है वो जेडीके में है। इंटरप्रेटर भी चाहिए, जावा एक ही बार में दोनों काम नहीं करता है। एक्चुअली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों काम एक बार में नहीं करता है। पहला प्रोसेस क्या है प्रोग्रामिंग का, सोर्स कोड लिखो, एक जगह पर सोर्स कोड लिखोगे, क्या है प्रोसेस, राइट सोर्स कोड,
और सोर्स कोड को क्या करो, कंपाइल करो, और कंपाइल करने के बाद उसको क्या करो, रन करवाओ। तो जावा में भी तीनों काम होगा अलग अलग, क्योंकि मैं आईडी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो तीन अलग अलग डिफरेंट सेक्शन यूज करूंगा। पहला सेक्शन नोटपैड का इस्तेमाल करूंगा कोडिंग करने के लिए, ठीक है। दूसरा जावा सी का इस्तेमाल करूंगा, जो उसकी मदद से मैं जावा को कंपाइल करूंगा, जो जावा फाइल बनाएंगे उसको कंपाइल करेंगे। जब कंपाइल करोगे तो वो क्लास फाइल बना देगा, और उस क्लास फाइल को आपको रन करवाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तीसरा मदद होता है जावा को, एक जावा कमांड है उसके मदद से, जो कि आपके जेडीके में अवेलेबल होता है। तो पहला कमांड जावा सी, जिसके मदद से कंपाइल करेंगे। दूसरा कमांड जेडीके, सॉरी जावा, जिसके मदद से हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो तीनों अलग अलग काम, कोडिंग अलग नोटपैड में, कंपाइल डॉस खोलोगे उसके अंदर जावा कमांड के मदद से ये क्या होगा, कंपाइल होगा। और कंपाइल अगर सक्सेसफुल हो गया तब वो क्लास फाइल बन जाता है। तो जब क्लास फाइल बन गया तो उस क्लास फाइल को आपको क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। किसके मदद से, जावा की मदद से। बात समझ गए। तो ये तीन चीज करना है मुझे। तो इतना चीज अगर आप समझ गए तो नाउ वी आर रेडी फॉर प्रोग्रामिंग। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। तो इतना चीज करने के बाद आगे का क्लास हम लोग कल करेंगे। ओके, गुड बाय। इतना चीज पढ़िए, ये नोट्स मैं शेयर कर दिया हूँ, इस चीज को आप लोग देखिए। फिर हम मिलते हैं आगे के नेक्स्ट क्लास में, जो कल चालू करेंगे। और ज्यादा बर्डन नहीं लेना है कि क्लास बहुत लंबा हो गया है। रोको, पाउज करो, 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, लेकिन जिसको भी देखो कंप्लीट करो। नोट्स या तो इस नोट से बनाओ, या तो मेरे जो लेक्चर दिया है आप उसमें अगर कुछ नया लगता है वो देखो। किताब पढ़ना है किताब पढ़ो, कोई क्वेश्चन है व्हाट्सअप करो, कॉल करो, जो करना है करो, लेकिन क्वेश्चन राइज करो।